and Tamil Nadu. डॉक्टर एम महापात्रा को आप सुन रहे थे, जो कि महानिदेशक हैं आईएमडी के। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अगर पूरे सत्र की बात की जाए, मानसून सत्र की, तो सामान्य से कम बारिश रहने का, लब बोलो अब यही था कि सामान्य से कम बारिश रहेगी। उसकी वजह ये कि एल निनो इम्पैक्ट देखा गया है और जो लॉन्ग टर्म एवरेज है उससे 90% से कम जो होता है उसको सामान्य से कम अवधि। ये भी कहा गया है कि जून में भी जो सामान्य से कम अवधि की जो बारिश है वो देखी जाएगी। नाइट टेम्परेचर यानी रात में जो तापमान है वो सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है। हीट वेव की भी संभावना जताई जा रही है जून में। तो सामान्य तौर पर अगर देखें तो मानसून की जो स्थिति है वो इस पूरे वर्ष में सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग का स्पष्ट तौर पर कहना है अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, जिसकी व्याख्या आईएमडी के महानिदेशक महोदय कर रहे थे। तो फिलहाल न्यूज़ एट 10 की शुरुआत करते हैं। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस क्या कुछ। गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, भुज में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीमा चौकी G7 का करेंगे उद्घाटन। नीट यूजी 2026 पेपर लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज। याचिकाओं में की गई है नए सिरे से परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग। भारत सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट में दावा। वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की विकास दर इस वर्ष 6.5% रहने की उम्मीद। भारत बना निवेशकों की पहली पसंद। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुए हादसे के बाद से राहत बचाव कार्य जारी। सीएम योगी ने जताया दुख, भीषण आंधी तूफान के चलते देर रात गिरा था निर्माणाधीन पुल। और देश के मॉनसून के दस्तक से पहले मौसम विभाग की प्रेस वार्ता, जून से सितंबर तक सामान्य से कम बारिश की संभावना। और अब चलिए इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा अभेद्य बनाने की दिशा में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह लगातार एक्शन मोड में हैं। राजस्थान के बीकानेर सेक्टर के दौरे के महज एक हफ्ते बाद अब अमित शाह गुजरात के संवेदनशील बॉर्डर सेक्टर भुज पहुंच रहे हैं। गृहमंत्री आज गुजरात के भुज में सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से सीधा संवाद भी करेंगे। इसके अलावा वो एडवांस कंट्रोल सिस्टम, ओपी टावर 1170 और हरामी नाला क्षेत्र का दौरा कर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेंगे। जानकारी के मुताबिक गुजरात दौरे में भी सीमा सुरक्षा, आधुनिक सर्विलांस सिस्टम्स, नई सड़कों, टावर्स और तटीय निगरानी नेटवर्क को लेकर के कुछ बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। तो अभेद्य सुरक्षा, सीमा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आज एक बार फिर से सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर गृहमंत्री सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे गुजरात के भुज में। इससे पहले आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य उसको तेज कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा राष्ट्र की सर्वोच्च प्राथमिकता। और नीट यूजी 2026 की परीक्षा लीक से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। याचिकाओं में नए सिरे से परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि नीट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराई जाए। इस कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फॉरेंसिक साइंटिस्ट शामिल हों। यह कमेटी दोबारा होने वाली परीक्षा की सुरक्षा की भी जांच करे ताकि फिर से कोई धांधली न हो। याचिका में इस परीक्षा को आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट भारत सरकार को निर्देश दे कि NTA को बदला जाए या फिर पूरी तरह से नया और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि कोर्ट CBI को निर्देश दे कि वो पेपर लीक को लेकर अपनी जांच के बारे में 4 हफ्ते में रिपोर्ट दें।
बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर तक के मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय मौसम विज्ञान के निदेशक डॉक्टर M महापात्रा ने बताया है कि इस साल देश में बारिश का पैटर्न अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून 16 मई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर गया था। 28 मई तक ये मानसून दक्षिण अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र, दक्षिण बंगाल की खाड़ी, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर तक पहुंच चुका है। उत्तर भारत में सामान्य बारिश की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिणी प्रायद्वीप में भी सामान्य से अधिक बारिश रहने की संभावना है। जून में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। मौसम विभाग ने कहा कि मानसून आगे बढ़ने की परिस्थितियां फिलहाल अनुकूल हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम में 1 से 3 जून तक बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी 3 जून तक बारिश के आसार हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 2026 के मानसून ऋतु यानी जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज़्यादा संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जून से सितंबर 2026 में उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। इस सामान्य का अर्थ है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94 to 106%। इसके साथ साथ मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज की 94% से लेस यानी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। और उत्तर पश्चिम भारत में 92% से कम यानी वहाँ भी सामान्य से कम बारिश होने का ज़्यादा संभावना है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां भीषण आंधी तूफान में एक निर्माणाधीन पुल अचानक ढह गया। मलबे में दबकर 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। ये पुल थाना लालपुर के मोराकंदर और कुरारा की मवाईजार को जोड़ने के लिए बन रहा था। हादसे के बाद मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस और स्थानीय लोग रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका संज्ञान लिया है, उस पर गहरा दुख जताया। योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचने और राहत और बचाव कार्य तेज करने का प्रशासन को निर्देश जारी किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने घायलों का उचित इलाज कराने का भी उच्चाधिकारियों को निर्देश किया। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में उचित मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। यहाँ पे ये स्लैब गिरा है जिसमें कुछ लोग दबे हैं। इस सूचना पे तत्काल यहाँ की स्थानीय पुलिस और हम सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। 3 लोग आप देख सकते हैं यहाँ पे पिलर पे फंसे हुए हैं। इनके रेस्क्यू के लिए SDRF हमारी टीम जो है यहाँ पे प्रयास कर रही है। कुछ लोग मलबे में दबे हैं। 6 लोग की सूचना है जिसमें से अभी 5 लोग को तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और फिर ये स्लैब हटा करके उनका रेस्क्यू हम लोग करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे। आज वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45वें वर्ष पूरा होने पर उपलक्ष्य में आयोजित एक वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वे दावणगेरे में यूनिवर्सिटी BDT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। कल उपराष्ट्रपति पणजी में होंगे। गोवा राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे और CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा भी करेंगे। रविवार को वे कर्नाटक के बेलथाड़नगी में CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजुनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। इसके बाद वे केरलम के कोट्टायम में दीपिका मलयालम दैनिक के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी संगठन यानी USISPF की राउंड टेबल चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान पीयूष गोयल ने यूएस भारत व्यापार वार्ता के बारे में उद्योग जगत को अंतरिम समझौते का आश्वासन दिया है। उन्होंने निवेशकों के भरोसे, व्यापार में स्थिरता और नियमों को भारतीय सरकार की प्राथमिकता बताया। इस बैठक में भारत की द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिमंडल अगले हफ्ते भारत आएगा और अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी संगठन में ये उम्मीद जताई है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच सफल और उत्पादक वार्ता होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मास्टरकार्ड के CEO मीबा माइकल के साथ भी मुलाकात की है और मुलाकात की तस्वीरें उन्होंने एक्स पर साझा की। और पीयूष गोयल ने बताया कि इस दौरान डिजिटल वाणिज्य, डिजिटल सुरक्षा और अगली पीढ़ी के भुगतान समाधानों में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, मजबूत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और फिनटेक नवाचार के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र के रूप में भी इसके उभरने पर खास बातचीत हुई। विश्व आर्थिक मंच की ओर से जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के प्रमुख अर्थशास्त्री अगले एक साल में वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि भारत एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जहां विकास की सबसे मजबूत संभावनाएं देखी जा रही हैं। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वेक्षण में 10 में से 9 अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो सबसे तेज़ रफ्तार बनी रहेगी और आने वाले वर्ष में पूरी दुनिया की जो रफ्तार है आर्थिक विकास की उसमें मंदी के संकेत हैं। लेकिन भारत की विकास दर 6.5% रहेगी। WEF ने कहा कि 2026 में भारत ने व्यापार नीतियों को अधिक खुला बनाने, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि 2026-27 में भारत की विकास दर 6.5% रह सकती है। हालांकि पश्चिम एशिया संकट की वजह से जोखिम लगातार बढ़ रहे हैं। उभरते हुए बड़े बाजारों में भारत आकार, वृद्धि और संभावनाओं का सबसे संतुलित मिश्रण पेश करता है। लुधियाना का हलवारा एयरपोर्ट ग्लोबल एविएशन मैप पर आ चुका है। लुधियाना से देश के 23 शहरों और दुनिया के 21 देशों के लिए अब कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल गई हैं। अब लुधियाना से लोग हलवारा से फ्लाइट लेकर के दिल्ली आएंगे और वहां से कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए अलग अलग देशों में जा सकेंगे। इसी तरह दुनिया के अलग अलग देशों और देश के अलग अलग शहरों से भी लोग कनेक्टिंग फ्लाइट के जरिए लुधियाना आ पाएंगे। एयर इंडिया ने कनेक्टिंग फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है। एयर इंडिया के मुताबिक अब हलवारा से 23 शहरों और 21 देशों के लिए टिकट्स लेकर के यात्रा की जा सकेगी। एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2026 को किया था। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इजराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को और बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई। उधर उड़ानें बंद होने से इजराइल में रह रहे 40,000 से ज़्यादा भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों की वजह से उनका यात्रा खर्च भी बढ़ गया है। उधर अमेरिका और ईरान 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन के मसौदे पर सहमत हो गए हैं, लेकिन इस सौदे को अभी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। समझौते की जानकारी सबसे पहले अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्जियोस ने दी थी। इस समझौते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। MOU के मसौदे के तहत जलडमरू मध्य बिना किसी रोक टोक के वाणिज्यिक यातायात के लिए फिर से खुल जाएगा। इसका मतलब है कि कोई इस पर टोल नहीं लगेगा और न ही कोई हस्तक्षेप होगा। समझौते के तहत ईरान को 30 दिनों के भीतर उस जलमार्ग में बिछाई गई सभी बारूदी सुरंगों को हटाना होगा। इसके बदले में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को आनुपातिक रूप से हटाएगा और प्रतिबंधों में ढील देगा। इससे तेहरान को बिना रोक टोक तेल बेचने की अनुमति भी मिल जाएगी। इस MOU में ईरान की ओर से औपचारिक प्रतिबद्धता भी शामिल है कि वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा। उम्मीद की जा रही है कि 60 दिनों की इस वार्तावधि के दौरान ईरान के पास मौजूद जो संवर्धित यूरेनियम के भंडार है उससे जुड़े मुद्दे पर भी सबसे पहले चर्चा की जाएगी। इधर इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी में सैन्य नियंत्रण और बढ़ाने का निर्देश दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को गाजा के 70% हिस्से तक नियंत्रण बढ़ाने का निर्देश किया है।
फिलहाल इजराइल करीब 64% क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण होने का दावा कर रहा है। वेस्ट बैंक में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना हमास पर हर तरफ से दबाव बना रही है और चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी। बता दें कि अक्टूबर में अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायली सेना को सीमित क्षेत्र तक लौटना था, लेकिन संघर्ष लगातार जारी है। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद शुरू हुए इजरायली सैन्य अभियान में गाजा में भारी तबाही हुई है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।